मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 12 का आपका ये पार्ट है 10 मार्क्स का, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, सो उसको हम लोग स्टडी करने वाले, डीपीएम जिसको शॉर्ट में कहेंगे, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। भी ये पार्ट होने क्या वाला है जनरली, सर थ्योरी है प्रैक्टिकल है, आप लेने वाले तो थ्योरी होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। ठीक है, सो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, इसके रिगार्डिंग है ना जनरली आपको कितने मार्क्स का वेटेज है, तो 10 मार्क्स का वेटेज है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। 2 क्वेश्चन आपके रिफ्लेक्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी भी आ सकता है, या दोनों भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें ना अलग अलग सेक्शंस है, उसमें से एक सेक्शन है आपका लर्निंग कर्व, जो शायद से आपका ऑलरेडी हुआ है, करेक्ट है ना सबका लर्निंग कर्व? लर्निंग कर्व हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ तो बोलो, हाँ हाँ हुआ है तो हाँ बोलो। लर्निंग कर्व ऑलरेडी हुआ रहेगा। ठीक है, जो कॉस्टिंग में भी बेसिकली मतलब कंसेप्ट, सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है लर्निंग कर्व का, तो लर्निंग कर्व हम लोग नहीं लेने वाले, उसको छोड़ के डीपीएम का बाकी पार्ट है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो डीपीएम में अलग अलग पार्ट से 2 से 3 अलग अलग तरीके के सम्स, उसके पहले हम लोग टाइप समझ लेंगे, क्या क्या करना है वो समझते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला है सर, ऐसा क्यों फॉर्मूला है, क्या डेरिवेशन है, एंड देन उसके बाद फिर सीधा सम्स की तरफ चलेंगे। क्लियर है चीज? ये शीट आपके ऑलरेडी आपके नोट्स का ये एक्सट्रैक्शन है, आपके पास होना चाहिए, करेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर 12 का डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अभी पहले तो इसके लिए जो चीजें लिखनी है ना, नोटबुक में कुछ चीजें लिखनी है हमें, लिखनी यानी कि सर जो फॉर्मूलाज वगैरह है, इंपॉर्टेंट चीजें है जो सम सॉल्व करने के लिए समझना है, तो उसको लिखते चलेंगे। इस पार्ट का थ्योरी, तो थ्योरी का सीधा नोट्स आपको मिल जाएगा। थ्योरी अगेन मैं कह रहा हूं, पहले ही कह दूं स्टार्ट करने से, इस पार्ट से स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी वर्स्ट के सिनेरियो वाला है, और थ्योरी भी कौन सा, जो हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे हैं ना उसके ऊपर का थ्योरी। समझ ना, जनरली लॉजिक ऐसा होता है आपके बाकी पेपर्स में भी कि जिस पार्ट से प्रैक्टिकल पूछते हैं ना उसका थ्योरी नहीं पूछते, सेम इसके लिए भी अप्लाई होता है। अगर यहाँ से प्रैक्टिकल बन रहे हैं ना 2, तो उसका थ्योरी नहीं पूछेंगे, इसके लिए इसका थ्योरी सेकेंडरी, हम लोग मेनली प्रैक्टिकल वाला ही पार्ट पढ़ने वाले। क्लियर है ये चीज? सो हम लोग जो पढ़ेंगे सर प्रैक्टिकल वाला पार्ट, अगेन इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद फिर सम्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है आपको फॉर्मूला में भी, डेरिवेशन में भी, कोई भी डाउट है, भले एकदम आपको लगे कि ये बेसिक सा डाउट है, फिर भी पूछ लेना, कंफ्यूजन के साथ नहीं रहना, क्योंकि सम जो है वो कंफर्म सम है आपका, 7 मार्क का एक सम और एक 7 मार्क का सम, समझ गया? कि 14 मार्क्स बोला तो है बेटे 10 मार्क्स का, बट जनरली 14 मार्क्स का आ रहा है, या फिर एक 7 का सम, 7 का थ्योरी, वर्स्ट के सिनेरियो वाला थ्योरी। समझा ये पार्ट? समझा? थ्योरी के लिए क्या, तो थ्योरी के लिए ऑलरेडी नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो 7 पेज के नोट्स है, अगेन जो हम लोग ये पार्ट करने वाले उसका ही थ्योरी है, उसका ही थ्योरी दिया गया है। क्लियर है ये चीज? सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सीधा आ जाएंगे आपकी नोटबुक में। नोटबुक आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अलग मेंटेन करे हो गए है या नहीं, करेक्टली सबने मेंटेन किया है, तो उसमें अभी ये अलग सेक्शन बना देना चाहिए, तो डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि अलग पूरा चैप्टर है, एक सेक्शन ए बी सी डी वैसा है ना, वैसा एक अलग सेक्शन है 10 मार्क्स का पूरा, और इसमें अलग अलग फिर टॉपिक्स सब टॉपिक्स ऐसा है। तो पहले हेडिंग डाल दो अच्छे से, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हेडिंग डालो, खाली इतना लिख दो, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अगर नाम से समझ रहा होगा सर क्या होगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेट करता है, और डिविजन यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अलग अलग कंपनीज का बेसिकली आपको इवैल्यूएशन करना है, साथ में कंपैरिजन करना है, तो ये काम में आता है। अब इसमें इसके अलग अलग टेक्निक्स है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के अलग अलग टेक्निक्स है, थोड़ा सा रेशियोज वाला पार्ट है, थोड़ा एक एनालिसिस वाला पार्ट है, बट ज्यादा कुछ डिफिकल्ट ऐसी चीजें नहीं है। यानी सर एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला समझ गए, उसके इर्द गिर्द की वैल्यूज को समझ गए, तो वही बस वही फॉर्मूला हमें वैल्यूज डाल के सम सॉल्व करना है, इतना सिंपल सा चीज है। ऐसा कुछ बड़ा कुछ लिखना है उसके लिए ऐसा नहीं सर, फॉर्मूला है, बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बदलते भी नहीं रहते, स्पेसिफिक फॉर्मूला है सर। बट हाँ अगेन वो वैल्यू कौन सी लेनी है वो आपको समझना है, वो भी मैं बता दूंगा कि आपको सम में क्या चीजें देंगे, क्या चीजें नहीं देंगी, क्या चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, समझ पा रहे हो, क्या चीजें फिर कैसा इंटरप्रिटेशन रहेगा। सम में क्या पूछेंगे सर, आपको वैल्यूज निकाल के आपका शायद कमेंट्स पूछ ले कि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो, इंटरप्रिटेशन पूछते हैं ना आपका, तो वो भी कैसे लिखना है वो भी हम लोग समझ लेंगे, लिख लेंगे वो भी। ठीक है, सो क्वेश्चंस करते करते वो लोग हम लोग चीजें वो समझ लेंगे। यहां तक क्लियर है सबको कि पार्ट क्या है सर? अगेन प्रैक्टिकल वाला पार्ट, थ्योरी के लिए मैंने ऑलरेडी बोला कैसे होने वाला है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट ही हम लोग पढ़ने वाले। सबने हेडिंग दिया डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसके बाद उसके अंडर ये लिखना ड्यू पॉइंट एनालिसिस, फॉर्मूला नहीं लिखना कुछ, सिर्फ इतना लिखना ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। हेडिंग था चैप्टर का डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें अभी ये पहला टॉपिक आ रहा है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, यानी सर प्रैक्टिकल का ये पहला पार्ट है ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। आ जाओ ड्यू पॉइंट एनालिसिस।
सो बेसिकली अभी ड्यू पॉइंट था क्या, तो ड्यू पॉइंट ना एक केमिकल मेकिंग कंपनी थी, उसके अलग अलग डिविजन थे, तो उन्होंने यह एनालिसिस लाया है। समझ गया ना, अभी जैसा पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस नाम के बंदे ने लाया, इसके लिए थ्योरम को नाम दे दिया पाइथागोरस थ्योरम, वैसे ये ड्यू पॉइंट कंपनी ने लाया, इसके लिए ड्यू पॉइंट एनालिसिस। समझा ये पार्ट, ड्यू पॉइंट एनालिसिस कहां से आया सर, ठीक है, केमिकल मेकिंग कंपनी थी, उन्होंने लाया हुआ ये पार्ट है। अभी सर ये ड्यू पॉइंट में होता क्या जनरली, तो आपको पहले तो रिटर्न ऑन इक्विटी का भी सुना है जीवन में, एफएम वगैरह अगर थोड़ा भी पढ़े होगे, थोड़ा भी रिटर्न ऑन इक्विटी ये वर्ड सुना है कभी, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा मैं, सुना है कभी सर, क्या होता है, यानी आपने जितना पैसा डाला है, जितना इक्विटी में पैसा डाला, उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, बराबर है ना, नाम से तो इतना ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी देखना कभी भी जब ये ऑन वाला बोलते हैं ना फॉर्मूला, तो जो बाद में बोलते हैं ना वो डिनोमिनेटर में आता है। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब फॉर्मूला समझ गए सिंपल शब्द में, सर ऊपर रिटर्न आएगा नीचे इक्विटी आएगा, कैसे समझा मुझे, नाम क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो नीचे क्या आएगा सर, इन्वेस्टमेंट, ऊपर आएगा रिटर्न। इतना सिंपल सा बात है, फॉर्मूला याद करना जिसको डिफिकल्ट लगता है सर, ज्यादा कुछ उसमें साइंटिफिक बातें है नहीं, इतनी सिंपल सी बात है। अभी फॉर्मूला तो बताऊंगा, बट ये बेसिक चीजें समझ गए। जब ऐसा ऑन इक्विटी बोलते हैं सर, तो ऐसा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी क्या करते हैं सर, जनरली हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला में कि आपने जो इक्विटी कैपिटल डाला उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। सो अभी ये ड्यूपॉन्ट वालों ने किया क्या था, ड्यूपॉन्ट ने नथिंग बट ये जो एक फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी का, उसको 3 और 5 पार्ट में स्प्लिट किया। क्यों सर, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना, आपको सिर्फ एक ही पिक्चर दिखाता है, प्रॉफिट बताता है, बट इसका स्प्लिटिंग जो किया है ना, उस वजह से आपको अलग अलग पैरामीटर्स पता चलते कि अलग अलग पैरामीटर्स ने आपने अच्छा कैसा किया। ऐसा हो सकता है कि सबका मल्टीप्लीकेशन होकर आपका वैल्यू अच्छा आ रहा है, बट जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स है ना, उसमें आप खराब कर रहे हो। समझ गए ना इंप्रूवमेंट की, अभी वो क्या इंडिविजुअल पैरामीटर से समझेगा। मतलब सर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में होता क्या, नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इन 3 और 5 पार्ट्स। क्या बोला समझा, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का एक सिंपल फॉर्मूला है, रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी, बट यही फॉर्मूला को 3 पार्ट और 5 पार्ट में स्प्लिट किया गया। क्या है तक समझा, सिंपल सी बात है, कितना सर, 3 और 5 पार्ट में, यानी सर समझ गए, एक फॉर्मूला है वो 3 पॉइंट वाला आने वाला है, एक है वो 5 पॉइंट वाला आने वाला है। क्या ये चीज समझा, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस से हेडिंग लिखा, उसमें अभी लिखेंगे अभी बता रहा हूं, लिखेंगे, मैं भी लिख रहा हूं साथ में, मैं भी लिख रहा हूं। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस आपने हेडिंग दिया है ना, उसके बाद अभी लिख रहा है, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के अंडर ये लिख रहा हूं चीज, साथ में लिखते जाना चीजें जो बोल रहा हूं, ठीक है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस इज स्प्लिट समझना तोड़ना, स्प्लिटिंग समझना तोड़ना, इज स्प्लिटिंग ऑफ ROE, is splitting of ROE in 3 and 5 parts। सिंपल शब्द में बता दिया, ठीक है। मतलब सर ये क्या है, इसके पीछे का लॉजिक, ये एक ही लाइन में मैंने लॉजिक बता दिया आपको कि ड्यूपॉन्ट में क्या होता है सर, ROE का स्प्लिटिंग हो रहा है 3 और 5 पार्ट में, यानी कि एक 3 पार्ट वाला फॉर्मूला है, एक 5 पार्ट वाला फॉर्मूला है। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अभी ये चीज लिख रहा हूं, क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो क्या, इतना बताना, लिखना नहीं, पहले सिर्फ देखना। ROE इज इक्वल टू पैट अपॉन टोटल इक्विटी। अभी ये पैट सबको पता है, सुना है वर्ड, क्या होता है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबको इधर तक तो क्लियर है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं समझे तो भी पूछ लेना, पहले ही बोल रहा हूं, मैं ये समझ के दे रहा हूं कि आप लोगों को आ रहा है ये वाला पार्ट, पैट अपॉन टोटल इक्विटी, इतना सा फॉर्मूला है सर। अभी यही फॉर्मूला को 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया, ड्यू पॉइंट में यही फॉर्मूला को 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया। अभी मैं 3 पार्ट क्या बता रहा हूं, शांति से देखना, लिखना नहीं, कुछ लिखना बाद में, सिर्फ पहले समझ लो, तो यही सम वाला मेन पार्ट है, ठीक है। 3 फॉर्मूला क्या है सर, पहला एक फॉर्मूला आपका पैट अपॉन नेट सेल्स इनटू, 3 पार्ट में स्प्लिट करा, अभी कुछ नहीं, ये समझाऊंगा क्या लिख रहा है, लिखना नहीं, सिर्फ ध्यान देना, नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स एंड इनटू टोटल असेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। अभी अगर आप होशियार हो, एक चीज मेरे को खाली बताएं, ये अभी मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट किया, लेकिन सर इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर सेम में कैंसिल होगा, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर सेम में कैंसिल होगा, तो बचा क्या, पैट अपॉन टोटल इक्विटी। मतलब फॉर्मूला वही है सर, सिर्फ 3 पार्ट में बताया। समझ गया इस बात को, सर ये 3 पार्ट में क्यों बताया है, यहां तक क्लियर हुआ सबको, 3 पार्ट में बताया सर कैसे वो फॉर्मूला, मतलब इसमें बचेगा पैट अपॉन टोटल इक्विटी, अल्टीमेट वैल्यू वही आने वाला है, बट सर ये 3 पार्ट में स्प्लिट क्यों किया गया, क्योंकि आपको 3 पैरामीटर्स में टेस्ट करना होता है, ठीक है। अब ये 3 पैरामीटर्स कौन कौन से लिखना है, पहले सिर्फ ध्यान देना। पहला है आपका ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट की बात हो रही है ना आपकी, सेल्स के ऊपर आपने प्रॉफिट कितना कमा लिया,
50,000 का सेल करके आपने 10,000 कमाया लिया, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, यानी कि पहला पार्ट बता रहा है आपका मार्जिन, पहला पार्ट आपका क्या बता रहा है, मार्जिन, प्रॉफिट कितना कमाया, ठीक है। अब ये जो दूसरा फॉर्मूला है बेटा, वो अगर ध्यान दोगे तो दिस इज योर असेट टर्नओवर फॉर्मूला। एफएम में दिया असेट टर्नओवर, सर टर्नओवर यानी सेल्स, असेट और सेल्स वाला फॉर्मूला। तो ये क्या आपका, इसको मैं अगर अच्छे से कहूं तो ये आपका फॉर्मूला टोटल असेट टर्नओवर, बराबर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद सर ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये कभी किसी ने देखा है जीवन में, कभी भी देखा है, टोटल असेट अपॉन टोटल इक्विटी नहीं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका इक्विटी मल्टीप्लायर या लेवरेज। अभी बताता हूं ये क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ठीक है। चलो ये तीन चीजें क्या है, पहला ऑपरेटिंग मार्जिन है, दूसरा क्या है टोटल एसेट टर्नओवर है, तीसरा क्या है इक्विटी मल्टीप्लायर या लेवरेज। सर पहले दो फॉर्मूला तो हमें पता है, पहले दो फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन जितना ज्यादा उतना बढ़िया, बराबर है ना, सबको ये तो पता है ना सर, जितना प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे उतना बढ़िया है, टर्नओवर भी आपका जितना ज्यादा होगा बढ़िया है, बराबर है ना आप सर, टर्नओवर भी। लेकिन ये लास्ट जो फॉर्मूला है आपका इक्विटी मल्टीप्लायर वाला, उसमें आपका जितना कम होगा उतना बढ़िया। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो, फॉलो करो यहां तक। मतलब सर पहले जो दो फॉर्मूला है वो जितने ज्यादा होंगे वो बढ़िया है, लेकिन आपका इक्विटी मल्टीप्लायर जितना कम होगा उतना बढ़िया है। एग्जांपल के साथ बताओ, कुछ लिखना नहीं है, पहले सिर्फ ध्यान देना, समझ लो, कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। अभी समझ लेना, आपके टोटल एसेट्स है 10,000 के और आपका टोटल इक्विटी है 50,000 का। टोटल इक्विटी था आपका 50,000 का, असेट्स से 10,000 के, इसका रेशियो कितना बनता है सर, 1/5, 0.20, बराबर ना 0.20। अभी आपके टोटल एसेट से 1 लाख के और आपका टोटल इक्विटी है 50,000 का, इसका रेशियो कितना बनता है 2, बराबर ना, 50,000 टू 1 लाख, सिंपल। कौन सा वाला बढ़िया लग रहा है आपको, 2 बढ़िया है 0.2 बढ़िया है, लॉजिक समझ पा रहे हो तो बताना मुझे। 2 ये समझा ना मैंने क्या लिखा, कौन सा बढ़िया है, 2 बढ़िया है 0.2 बढ़िया है, 0.2 बढ़िया है। क्यों सर, क्योंकि इसमें क्या आपका इक्विटी कितना है 50,000, लेकिन असेट्स आपने 1 लाख के लिए, मतलब सर आपका जो इक्विटी था उससे पूरा असेट्स नहीं ले पा रहे हो, 50,000 की असेट्स ले पाए ना इक्विटी, मतलब सर 50,000 का आपने क्या किया, आपने लोन लिया, तो लोन जितना कम उतना बढ़िया ना, बाहर का पैसा जितना कम लोगे उतना बढ़िया। इसके लिए सर ये जो रेशियो है वो जितना कम उतना बढ़िया होता है, समझ गए इस बात को सर। अगर यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे ये जो असेट है और बढ़ता गया 2 लाख और आपका इक्विटी उतना है 50,000, अगेन मतलब क्या सर, तो 50,000 का आपका इक्विटी था, बट आपका 1,50,000 आया कहां से, लोन लिया। अरे इक्विटी या डेप्ट ये दोनों ही होता है, बराबर है ना आपका, एक तो इक्विटी फंड रहता है या फिर दूसरा आप लोन लेते हो, इसके अलावा सोर्स ऑफ फंड कुछ नहीं होता। इतना तो क्लियर है सबको सर, खुद का पैसा या फिर बाहर का पैसा, बिजनेस कभी भी करो ना तो खुद का जितना ज्यादा उतना बेहतर होता है, बाहर वालों का चुकाना पड़ता है, खुद का नहीं चुका है तो भी चलता है, ये समझ पा रहे हो इस बात को, सिंपल सी बात है सर, जितना खुद का पैसा है उतना बढ़िया है सर, क्योंकि वो चुकाना नहीं पड़ता है, लेकिन बाहर वालों का चुकाना पड़ता है, यानी इक्विटी मल्टीप्लायर जितना कम उतना बेहतर रहता है। क्या बोला समझा, ये जो दो चीजें है सर, ये जितनी ज्यादा उतनी बेहतर, जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाओ उतना बेहतर है, जितना आपका असेट टर्नओवर हो उतना बेहतर है, लेकिन आपका इक्विटी मल्टीप्लायर जितना कम उतना बेहतर रहता है। क्या यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ ये वाला इक्विटी मल्टीप्लायर। अभी इस चीज को लिख लेंगे, ये वाले फॉर्मूला को, अभी ये और इधर ये लिखना है, हाँ आरओई लिखना, आरओई लिखना, और यहाँ पे ये वाला जो है ना इधर लिख लेना 3 पॉइंट ड्यू पॉइंट इज इक्वल टू करके लिख देना खाली, ठीक है। ये आरओई का ही फॉर्मूला है बट 3 पॉइंट वाला लिख देना अभी इसको। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में एक स्टेटमेंट लिखा था, उसके बाद अभी ये फॉर्मूला को लिखना, तीनों चीजें ऐसे ये पूरा लिख दो, जो आपके सामने लिख रहा है पूरा चीजें शांति से लिख दो, और भी लिखना है बहुत सारी चीजें, बट इतना पहले खत्म करो, जो जो समझ के लिख रहा है, ठीक है, लिख दो शांति से। हो जाए तो बोलना यहाँ तक, ठीक है। हाँ हाँ, तीनों तीनों चीजें, उसका ही मतलब है रे, ये तीनों का ही मैंने मतलब बताया है, ठीक है, वही मतलब है, सब चीजें एक ही जगह तक लेके जा रहे हैं, बट ये अलग अलग आपको वैल्यूज मिल सकते हैं, सब में आपको अलग अलग तरीके से आ सकता है, इसके लिए चीजें देख रहे हैं हम लोग, ठीक है।
हो जाए तो बोलना है, यहाँ तक लिख के। ये ऑपरेटिंग मार्जिन वाला वगैरह ये पार्ट तक लिख के हो जाए तो बोलना, ये पार्ट तक लिख के हो जाए तो बोलना, ठीक है। ठीक है। अभी ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये कौन से सवाल का आंसर है पता है आपको? मैं ये लिख रहा हूं, बाद में लिख लेना, खाली अभी देख लेना। ये कौन से सवाल का आंसर है सर? ऑपरेटिंग मार्जिन वाला जो पार्ट है, ये क्या सवाल का आंसर देता है? तो पहला चीज, मेरा प्रॉफिट कितना है। तीन सवाल पूछने हैं आपको, तीन सवालों के जवाब, ये 3 पॉइंट ड्यू पॉइंट है। मेरा प्रॉफिट कितना है, बराबर है ना? मैंने जो सेल किया, अरे 10,000 का बेच के मैं 500 तो कमाऊं, प्रॉफिट कितना है वही जानना चाहता है कोई भी, मेरा प्रॉफिट कितना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मैंने जितना इन्वेस्ट किया, मैंने जितना इन्वेस्ट किया उससे कितना सेल्स जनरेट हुआ, कितना सेल्स हुआ बोल सकते हो, जनरेट भी लिखने हुआ, बराबर है। मतलब टोटल असेट में आपका क्या जाता है? पैसा जाता है। 50,000 बिजनेस में डाल के आप कितने का माल बेच पा रहे हो, बराबर है ना? वही देखना है। पहले तो आप माल बेच के प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, बिजनेस घाटे में या मतलब प्रॉफिट में, वो देखना है, बराबर है ना? दूसरा चीज सर, जितना पैसा डाले हो उसके अगेंस्ट कितने का सेल्स कर पा रहे हो। अलग अलग पैरामीटर्स क्या है समझ पा रहे हो इसको, इसके लिए 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, ठीक है। एंड लास्ट है आपका, लास्ट है, लास्ट है मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टेड पैसा असेट्स में, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें खुद का पैसा कितना है। कितना है मतलब क्या सर? करेक्ट है ना, यही बात कर रहा है। टोटल असेट्स, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे इक्विटी का कितना पोर्शन है, कितना पोर्शन है। कैसे भी हो सकता है आपका टोटल असेट्स इक्विटी के ज्यादा भी हो सकता है अगर आपने डेप्ट लिया है तो। समझ रहा है, इसमें प्रॉफिट पॉजिटिव निगेटिव ऐसे वाली बात ही नहीं है। या आपका टोटल असेट्स कम भी हो सकता है इक्विटी से, तो आपने इक्विटी बाकी के आपका पड़ा हुआ है, रिजर्व में पड़ा हुआ है, अच्छी बात है जो कि, लेकिन ज्यादा पोर्शन ऑफ इक्विटी भी रिजर्व में नहीं पड़ा होना चाहिए। उससे अच्छा आप असेट्स खरीदो और बिजनेस करो। समझ पा रहे हैं इस बात को? यकीन, ये ज्यादा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ये जनरली कितना प्रेफर होता है? इक्विटी मल्टीप्लायर बता रहा हूं, ये एक प्रेफर्ड होता है, एक, एक का। मतलब सर आपने जितना पैसा डाले हो उतने के आपके असेट्स है, मतलब आपने लोन नहीं लिया। समझ गया ना इस बारे में? जनरली ये एक का प्रेफर्ड होता है सर, यानी कि मैंने 50,000 डाला और 50,000 के असेट लिए। मैंने बिजनेस में 50,000 डाला है, मेरा खुद का पैसा 50 और 50,000 के असेट। समझ गए इस बात को? यानी कि असेट तो कोई भी लोन से नहीं आ रहे, असेट्स तो कोई भी लोन से नहीं आ रहे हैं, मैंने खुद के पैसे से ही असेट्स खरीदे हैं। समझ गए इस बात को? तो इक्विटी मल्टीप्लायर जितना वन रहता है वो बेहतर रहता है। अभी ये ऐसा, ये एरो निकाल के ये 3 सवाल भी लिखेंगे, लिखेंगे इसको, हिंदी वाले सवाल भी लिख लेना, लिख लेना, ये याद रहने चाहिए, लिख लेना। मेरा प्रॉफिट कितना है, मैंने जितना इन्वेस्ट किया उससे कितना सेल्स हुआ, एंड मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें खुद का पैसा कितना है, उसमें खुद का पैसा कितना है। मेरा प्रॉफिट कितना है, सेकंड मैंने जितना इन्वेस्ट किया उससे कितना सेल्स हुआ, एंड लास्ट है मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें खुद का पैसा कितना है। सिंपल सिंपल सवाल है रे, ये याद रह जाएंगे तो आपको फॉर्मूला तो भूलोगे नहीं जीवन में, ठीक है। कुछ भी चीज नहीं समझ रहा है तो पूछेंगे क्या, सम्स की तरफ जाएंगे तब ज्यादा डाउट्स नहीं चाहिए, अभी डाउट्स है वो क्लियर कर लेना, समझ में आ रहा होगा पूछ लेना कोई भी चीज। चलो, हो गया इतना लिख के?
यहां तक लिख के हो गया, ठीक है। अभी साथ में लिखेंगे, अभी साथ में लिखेंगे, ठीक है, साथ में लिखेंगे, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। ये इतना लिख के हो गया, तो उसके बाद एक लाइन छोड़ना, एक लाइन छोड़ना और लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखना लिखना साथ में लिखना। बता दो ये चीजें, बेसिक बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इक्विटी मल्टीप्लायर वाले रिपीट कराना। अच्छा, इक्विटी मल्टीप्लायर वाला रिपीट, बेसिकली इक्विटी मल्टीप्लायर क्या बताता है, तो इक्विटी मल्टीप्लायर ये बता रहा है कि आपका जो टोटल असेट्स है उसमें आपका खुद का पैसा कितना है। देखो ना, यही बात, ये एग्जांपल दिया था मैंने 10,000 और 50,000 वाला, कि मेरा असेट है 10,000 का और मेरा इक्विटी है 50,000 का। अच्छी कंडीशन है कि मेरा खुद का पैसा ज्यादा, असेट कम है बिजनेस में, तो 40,000 मेरे पास बैलेंस है, ऐसा समझ लो, सिंपल सेंस में, ठीक है। बैलेंस एक्चुअल में बैलेंस नहीं, बट 40,000 मेरे पास बैलेंस है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या है सर, असेट 1 लाख के, लेकिन खुद का पैसा 50,000 है। मतलब सर बचे हुए 50,000 के जो असेट है उसके लिए आपने कर्जा लिया। हवे में से तो आएंगे नहीं, असेट बेचने वाला फुकड़ में देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लोन पे लिया रहेगा ना, जो भी किया है आपने उससे लोन लिया रहेगा। ईएमआई जो भी चीजें आप लोन पे तो लिया है, अल्टीमेटली आपके पास उतने पैसे नहीं थे। जितना भी लोन लेते हो अल्टीमेटली आप रिस्क में हो। क्यों सर? क्योंकि लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ, असेट जा सकता है, बराबर है ना, समझ। और इसके लिए रिस्की है, जितना ज्यादा होगा ना उतना ज्यादा रिस्की है बिजनेस। ये बिजनेस अगर डूब गया, विजय माल्या जैसा, वो डूब गया तो करोगे क्या फिर, वैसा वाला सिनेरियो। इसके लिए इक्विटी मल्टीप्लायर जितना कम होता है बिजनेस में उतना बेहतर होता है। जनरली एक होगा बढ़िया है, यानी इक्विटी मेरा सपोज इक्विटी 50,000 है और असेट भी 50,000 के, बढ़िया, सारे असेट मैंने खुद के फंड से डाले हैं कल, यानी कि असेट बेच के मैं खुद का फंड रिकवर कर सकता हूं। समझ पा रहे हो इस बात को? समझ पा रहे हो? ऐसी वाली बात है, सिंपल सेंस में। क्लियर है ये चीज? बाकी लोगों को क्लियर है? यस, ठीक है। चलो बढ़ते आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये क्वेश्चंस भी लिखे हिंदी वाले, अभी लिखेंगे साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक बहुत बेसिक सी चीजें है, बट मेरा पर्पज है कि आप लोग लिखो और समझो इसको शांति से। इसके लिए पहला पॉइंट लिखते जाना, अभी पॉइंट्स पॉइंट्स लिखते जाना, अभी पॉइंट्स लिखते जाना। ROE विल बी इन परसेंटेज, याद रखना, क्योंकि फाइनल आंसर है ना परसेंट में बताना रहता है। इसके लिए बच्चे कंफ्यूज हो गए, 0 पॉइंट में लिखेंगे, मेरे को नहीं चाहिए, परसेंट में बताना रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी इन परसेंटेज, हर एक के बारे में बता रहा हूं। सेकेंड 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 प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन ना, प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखना, मार्जिन विल बी इन परसेंटेज, ये भी परसेंट में रहेगा ना सर, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट में ही बताते। लिख लेना, लिख लेना, बेसिक चीजें फिर भी लिख लो, क्योंकि ये सम सॉल्व करते हुए आपको समझेगा क्यों ऐसा लिखा था। थर्ड 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 असेट टर्नओवर, असेट टर्नओवर विल बी इन टाइम्स, ये हमेशा टाइम्स में रहता है, याद रखना। 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 1.4 टाइम्स, ये टाइम्स में रहता है सर, कि आपका सेल्स कितना टाइम्स है असेट्स का। समझ पा रहे हैं इस बात को? सेल्स कितना टाइम्स ऑफ असेट्स है, टाइम्स में रहता है। टर्नओवर रेशियो जनरली आपके टाइम्स में ही रहते हैं, एफए में भी ये बेसिक है, टाइम्स में आता है वो, ठीक है। एंड फोर्थ इक्विटी मल्टीप्लायर विल बी नॉर्मल, इक्विटी मल्टीप्लायर विल बी नॉर्मल। नॉर्मल यानी सर वो टाइम्स में भी नहीं रहेगा, परसेंटेज में भी, नॉर्मल नंबर की तरह रहेगा, विल बी नॉर्मल। इक्विटी मल्टीप्लायर विल बी नॉर्मल, इक्विटी मल्टीप्लायर विल बी नॉर्मल, इक्विटी मल्टीप्लायर विल बी नॉर्मल। यहां तक क्लियर है? ROE आपका परसेंटेज में, मार्जिन आपका परसेंट में, टर्न और आपका टाइम्स में रहेगा, और ये इक्विटी मल्टीप्लायर वो नॉर्मल रहेगा। क्यों सर? क्योंकि टाइम्स में भी नहीं रहता है, परसेंट में भी नहीं रहता। ये क्यों लिखवा सर? क्योंकि कन्वर्जन, कभी आंसर 0.84 ऐसा आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करना भूल नहीं जाना। ROE परसेंट में ही बताना बेटा, फाइनल आंसर आपको परसेंट में ही बताना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? अभी जो चीजें ऊपर बोली थी सर मैंने, कि जो ज्यादा बेहतर, मतलब जो ज्यादा, जितना ज्यादा उतना बेहतर, वही चीजों को लिखेंगे अभी वापस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिख देना, फिफ्थ पॉइंट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा, ऐसा लिखना, लिखना जो बोल रहा हूं वैसे लिखना, जितना ज्यादा उतना बेटर, प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा उतना बेटर, प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा उतना बेटर, जितना ज्यादा उतना बेटर। सिक्स्थ पॉइंट टर्नओवर, टर्नओवर यानी कि असेट टर्नओवर, असेट टर्नओवर की मैं बात करूं, टर्नओवर वाले फॉर्मूला वाले, असेट टर्नओवर की, ये वाले टर्नओवर, टोटल असेट टर्नओवर की बात हो रहा है। टर्नओवर यानी कि यहाँ पे सेल्स नहीं, या चाहिए तो यहाँ पे पूरा लिख दो, टर्नओवर ऑफ टोटल असेट्स, कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए, बाद में लोग बोलेंगे टर्नओवर ऑफ टोटल असेट्स,
टर्नओवर ऑफ टोटल एसेट्स, जितना ज्यादा उतना बेटर, करेक्ट है, वो भी जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर, जितना ज्यादा उतना बेटर, उतना बेटर। एंड लास्ट है सेवेंथ, आपका सेवेंथ इक्विटी मल्टीप्लायर, इसका क्या आएगा बेटा, जितना कम उतना बेटर, इक्विटी मल्टीप्लायर, चाहिए तो बाजू में लेवरेज भी लिख देना, इसको कभी कभार लेवरेज भी बोलते हैं सर, लेवरेज, रिस्क, लेवरेज यानी कि रिस्क वगैरह, कितना आपने खुद का फंड डाला है, कितना बाहर से, ऐसा। इक्विटी मल्टीप्लायर स्लैश लेवरेज, जितना कम उतना बेटर, जितना कम उतना बेटर, ठीक है। अभी ये जो 3 पॉइंट लिखे ना बेटा, ये जो 3 पॉइंट लिखे, इसके बाजू में ऐसे एरोज बना दो, कंफ्यूजन चाहिए नहीं अपने को, ऐसा। सर ये एरोज का मतलब क्या है, समझ पा रहे हो, जितना ज्यादा अप वाले दोनों के लिए एरोज और लास्ट के लिए डाउन वाला एरो, सिंपल सिनेरियो में, ये याद रहना चाहिए आपको, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। इक्विटी मल्टीप्लायर वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, उसमें ज्यादा उतना बेटर नहीं, ठीक है। ऊपर वाले 2 एरो, फिर नीचे वाला क्या है आपका डाउनवर्ड एरो, इसका मतलब क्या है सर, वो जितने ज्यादा रहेंगे, जितना ज्यादा नंबर में आएगा वो उतना बढ़िया है, लेकिन ये इक्विटी मल्टीप्लायर जितना कम में आएगा उतना बढ़िया है। सर ये क्यों लिखवा है, क्योंकि आपको 2 डिविजन का कंपेरिजन पूछेंगे, कमेंट्स डालने बोलेंगे, तो आपके लिए यही थंब रूल रहने वाला है, जिसका नेट प्रॉफिट ज्यादा वो बेटर है, जिसका आपका टर्नओवर टोटल एसेट्स टर्नओवर ज्यादा वो बेटर है, और तीसरा जिसका इक्विटी मल्टीप्लायर कम है वो बेटर है, कम है वो बेटर है, यानी कि इट इज लेस रिस्की। जितना इक्विटी मल्टीप्लायर कम मतलब रिस्क भी कम है उतना, समझ गए ना, क्योंकि खुद का पैसा ज्यादा है उसमें। इक्विटी मल्टीप्लायर कम मतलब क्या सर, खुद का पैसा ज्यादा है और वो लेस रिस्की है, लेकिन अगर खुद का पैसा कम गिरा है और एसेट ज्यादा है, सो इट इज मोर रिस्की, क्योंकि आपने ज्यादा लोन लिया है, कर्जा लिया है, विजय वाला वैसा एग्जाम्पल। क्लियर हुआ ये चीज, समझ गए इन पॉइंट्स को, सिंपल सीनियर अभी। सो ये था आपका बेसिकली 3 पॉइंट्स वाला, ये पूरा था आपका 3 पॉइंट्स वाला। अभी इसमें क्या मजाक करते मैं बता दो आगे, ठीक है। 5 पॉइंट वाला भी फॉर्मूला देखिए, ये अभी दिख रहा है ना आपको, पैट टोटल इक्विटी। अभी हर बार ना आपको ऐसा परोसा नहीं जाता, मतलब सर इसके नामकरण अलग अलग होते हैं, वो पता है ना, गंगाधरी शक्तिमान है, सुना है ना सबने, गंगाधरी शक्तिमान है यार मीम, मतलब क्या सर, तो इनके नाम अलग अलग देंगे आपको, पैट के अलग नाम रहेंगे बट उसका मतलब पैट ही रहेगा। इक्विटी के लिए भी आपको अलग नाम मिलेगा सब में, आप ढूंढते बैठे हो सर टोटल इक्विटी दिख रहा नहीं, लेकिन अलग नाम से दिया रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी इन बातों को, समझ पा रहे हो, यानी कि वो अलग नाम क्या होंगे वो भी लिखवाऊंगा, मतलब वो भी ढूंढने की ज्यादा दिमाग लगाने की उधर जरूरत ही नहीं है, उतना फिक्स हो जाएगा दिमाग में, तो आपको ये सम सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। वैल्यूज दी रहेंगी, वैल्यूज सीधा इसमें डालेंगे, और अगेन ये डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना, हमें 3 पॉइंट में स्प्लिट करके बताना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये वाला आंसर तो देखो, आंसर तो इसमें पैट अपॉन टोटल इक्विटी वाला ही आंसर है, बट हमें 3 पॉइंट का स्प्लिटिंग दिखाने क्यों सर, क्योंकि वो कमेंट्स वगैरह लिखने होते, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। क्लियर है 3 पॉइंट वाला, ठीक है। चलो इसके बाद ना, अगर ये पेज खत्म हुआ क्या आप लोगों का, फर्स्ट पेज खत्म हुआ है या बाकी है जगह खत्म हुआ ना, सेकंड पेज पे आ जाओ सीधा, नहीं खत्म हुआ है तो भी आ जाओ सेकंड पेज पे, तो भी आ जाओ सेकंड पेज पे, ठीक है, तो भी आ जाओ सेकंड पेज पे, लिखना वहां पे, लिखना वहां पे, सेकंड थर्ड जो भी हो यार, आ जाओ नए पेज पे आ जाओ। चलो 5 पॉइंट लिखना वहां पे, 5 पॉइंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस। अब ये 3 पॉइंट किया ना हमने, अभी 5 पॉइंट वाला देखते हैं, 5 पॉइंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस, 5 पॉइंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस लिखेंगे, अभी लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। ROE बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं। ROE इज इक्वल टू, घाई नहीं करना आगे बढ़ने की, लिखना शांति से, पैट अपॉन पीबीटी, पैट अपॉन पीबीटी, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सुना है ना, ये फुल फॉर्म शॉर्ट में लिख रहे इधर, ठीक है। पैट अपॉन पीबीटी इनटू पीबीटी, पीबीटी अपॉन ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये शब्द सुने होंगे कभी एफएम में आपने जीवन में, ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इनटू ईबीआईटी अपॉन सेल्स, सेल्स यानी कि नेट सेल्स, अगेन ईबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, इनटू टोटल असेट्स अपॉन टोटल इक्विटी, इनटू टोटल असेट्स अपॉन टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी। इतना लिख दो पहले शांति से, इतना लिख दो, ठीक है। अभी समझ पा रहे हो, समझदार हो। अगेन पीबीटी, पीबीटी कैंसल, ईबीआईटी, ईबीआईटी कैंसल, सेल्स, सेल्स कैंसल, टोटल असेट्स कैंसल, बचा क्या सर फिर, पैट अपॉन टोटल इक्विटी। अरे उधर ही आ गए, वही फॉर्मूला ROE का, बट अभी क्या किया सर, 5 पॉइंट में स्प्लिट किया।
अभी ये क्यों टाइम पास सर, 3 में क्या था वो समझ गए, अभी 3 तो कॉमन ही दिख रहे, 3 जो थे ना वो 3 पहले के, देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ये सेम ही पार्ट है, सेम ही पार्ट दिख रहा है ना आपका, सेम ही पार्ट है सर ये आपका, तीनों वाला पहले का है, लेकिन ये दो अलग क्या है सर, एडिशन। तो ये जो है आपका ये वाला जो है वो बताते आपका टैक्स कितना लगा, टैक्स बर्डन। देखो ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, मतलब क्या सर, सिंपल सिनेरियो में बताओ आपको। तो सपोज मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 100, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरा 100 और मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 200, यानी सर मेरा टैक्स कितना कटा इधर से बताओ, और कितना सर 50%। कैसे समझा मुझे ये रेशियो से, पैट अपॉन पीबीटी, तो इसको मैं क्या बोलता, टैक्स बर्डन। समझा पहला पॉइंट, क्या बोलता हूं इसको, टैक्स बर्डन, टैक्स कितना लगा है सर, कितने परसेंट का टैक्स लगा है। दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो बात करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना पे करे हो, इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, बाहर से लोन लिया आपने, कर्जा लिया तो क्या दोगे उसको, इंटरेस्ट, बैंक लोन पे इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट रहता है, सुना है ये सब, पता है कि क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। तो अभी अगर यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, आपका पीबीडी था 200 और आपका ईबीआईटी था बेटा, ईबीआईटी था आपका सपोज 400, मतलब अगेन आपने क्या किया है, 50% आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट बर्डन। ये दो चीजें क्या अलग थी सर, पहला था आपका टैक्स बर्डन और दूसरा था आपका इंटरेस्ट बर्डन। क्या मेरी इन चीजों को समझ पा रहे हो, पहला क्या पॉइंट था सर, टैक्स बर्डन, दूसरा था इंटरेस्ट बर्डन, तीसरा क्या है सर, अगेन आपका प्रॉफिट मार्जिन, ईबीआईटी अपॉन सेल्स बता रहा है, ये ईबीआईटी अपॉन सेल्स जो बता रहा है बेटा वही चीज अभी प्रॉफिट मार्जिन, ये आपका टोटल एसेट टर्नओवर ये वाला, एंड लास्ट अगेन आपका इक्विटी मल्टीप्लायर, सेम फॉर्मूला। ये तीन जो थे सेम थे, ये दो अलग थे, लेकिन दो अलग क्या थे, पहला था टैक्स बर्डन, दूसरा था आपका इंटरेस्ट बर्डन। ये भी समझना आपका कि टैक्स कितना, ये क्यों स्प्लिट किया है सर, तो टैक्स क्या ज्यादा भर रहे हो आप, इंटरेस्ट अगर ज्यादा पे करो, यहां से समझेगा ना इंटरेस्ट का बर्डन कितना है, तो इंटरेस्ट अगर ज्यादा भर पा रहे हो तो उधर कम करने के लिए इसके लिए वो कम किया, तो सर फिर आगे हमें आरओई उतना फिर इंप्रूव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, तो वो वाली बात है सिंपल सिनेरियो में। क्या ये क्लियर हुआ। अभी ये 5 वाली जो चीजें लिखी ना, इसका भी तोड़ तोड़ के लिखेंगे, ये तोड़ तोड़ के मतलब क्या सर, अगेन इधर इक्वल टू लिखना, अभी साथ में लिखना, साथ में लिखना, इज इक्वल टू का साइन बना दो, इज इक्वल टू का साइन बना दो, लिखना भी उसमें, लिखना भी उसमें टैक्स बर्डन इनटू इंटरेस्ट बर्डन इनटू ऑपरेटिंग मार्जिन, वही हमने देखा नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, ऑपरेटिंग मार्जिन इनटू टोटल एसेट टर्नओवर। ये तो तीन चीजें वही की लिख रहा हो, पहले वाली सेम लिख रहा हो, एंड इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर स्लैश लेवरेज, इक्विटी मल्टीप्लायर है उसको क्या बोलेंगे, प्यार से लेवरेज। इक्विटी मल्टीप्लायर है, उसका दूसरा नाम क्या है सर, लेवरेज, उसका दूसरा नाम क्या है, लेवरेज। टैक्स बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन, ऑपरेटिंग मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर या लेवरेज। ये वाला पार्ट क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ पा रहे हो इस बात को। सर भी इसमें बताओ टैक्स बर्डन और इंटरेस्ट बर्डन का, तो टैक्स बर्डन भी आपका जितना कम उतना बेहतर, बराबर ना, टैक्स जितना कम पे करोगे उतना बेहतर है, इंटरेस्ट का भी सेम आपका, जितना कम उतना बेहतर, ठीक है। इसको अभी पहले वाले में जगह बची है ना आपकी, तो उधर लिख सकते हो, इधर या फिर मार्जिन में लिख देना, ये जो 2 पॉइंट अभी बोले ना कि टैक्स बर्डन जितना कम उतना बेहतर, लिख दो इसको भी, टैक्स बर्डन जितना कम उतना बेहतर। अगर पहले वाली जगह बचे तो उधर लिख दो या फिर मार्जिन में लिख दो आपके, टैक्स बर्डन जितना कम उतना बेहतर, ठीक है, एंड इंटरेस्ट बर्डन जितना कम उतना बेहतर। अभी सेकेंड में ये वापस ये देखो, ये इंटरेस्ट का बर्डन है, ये उल्टा फॉर्मूला है, ये उल्टे जा रहे हैं, ये हम लोग उल्टे जा रहे हैं, ये पैट से स्टार्ट किया है और रिवर्स वर्किंग है, ये समझ पा रहे हो मेरी इस बात को, पैट अपॉन पीबीटी है, देन पीबीडी अपॉन ईबीआईटी, ये उल्टा जा रहा हूं। हम लोग स्टेटमेंट सीधा बनाते हैं सर, सीधा स्टेटमेंट बनाते हैं, अब ये उल्टा जा रहा हूं, खाली में उल्टा गया ना, पैट से लेके सर ऊपर तक गया, इसके लिए पैट के बाद अगर नीचे पीबीडी आ रहा है तो वापस न्यूमरेटर में वो पीबीडी से ही चालू हुआ, और ये अल्टीमेटली सब चीजें कैंसिल ही होनी है। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया बेटा, सिर्फ स्प्लिट किया है फॉर्मूला, ये कुछ अलग नहीं है, उन्होंने सिर्फ स्प्लिट किया, अलग अलग नाम दे दिए। बट ये क्यों दिया अभी समझ पा रहे हो सर, कि अगर इंडिविजुअल पैरामीटर्स हमको समझने, बिजनेस को अच्छे से समझना है, इसके लिए ये चीजें भी इंडिविजुअली समझना जरूरी है, ये चीजें भी इंडिविजुअली समझना जरूरी है, इसके लिए वो ऐसा स्प्लिटिंग है। और अभी ये उल्टा वाला वर्किंग है, उल्टा वाला सर, अभी ये उल्टा वाला वर्किंग है। तो सिंपल सिनेरियो में आपको कुछ चीजें बता दो, ये आपको पता होगी, बहुत बेसिक है। अभी सर मुझे अगर पीबीटी ढूंढना है, मेरे पास पैट है, मैं क्या करूंगा, पैट प्लस टैक्स, टैक्स जितना भरा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, पीबीटी
अग्री करते हो यहाँ तक? पीबीटी प्लस में ऐड करूंगा इंटरेस्ट, मुझे मिल जाएगा ईबीआईटी या पी जे जो है पीबीआईटी बोलेंगे उसको, ठीक है, वो मिल जाएगा। करेक्ट है। उसके बाद फिर आपके एक्सपेंस वगैरह तो सेल्स की तरफ ऐसा ऐसा उल्टा जा सकते हो। ये समझते हो इतना? सबको क्लियर है ना ये चीज? सर पीबीटी कैसा ढूंढना है? पैट से अगर उल्टा चलो तो ऐड करूंगा, क्योंकि क्या होता है जनरली सर, पीबीटी लेस टैक्स अपॉन ये आता है आपका पैट, बराबर है ना? पीबीटी लेस टैक्स आपका आ जाता है पैट। क्लियर है ये चीज सबको? ये चीज क्लियर? ये दोनों भी चीजें लिख ली सर। टैक्स बर्डन जितना कम उतना बेहतर, इंटरेस्ट बर्डन भी जितना कम उतना बेहतर। ये अभी हम लोग लॉजिक तक आ गए सर, ठीक है, अभी इतना ही फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे समझते हैं, अभी मैंने जो कहा ना नामकरण, गंगाधरी शक्तिमान है वो वाले पॉइंट सर, अभी इसमें नाम में क्या करेंगे वो लोग, नाम में क्या करेंगे, ठीक है? तो अभी डिस्कस कर रहे थे पहले, बाद में लिखता हूँ। पैट को और एक नाम क्या है पता है आपको? ईएटी। लिखना नहीं, बताऊंगा सब एक साथ में लिखे। पैट को, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एक और नाम से बोला जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। करेक्ट है। इसको और एक शब्द में बोला जाता है नेट इनकम। समझ पा रहे हो सर? ये तीनों भी का मतलब एक ही है रे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, नेट इनकम, सेम ही है, सेम ही है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद पीबीटी है, इसको आप ईबीडी भी बोल सकते हो, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, बराबर ना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को सर अर्निंग्स बिफोर टैक्स भी बोला जा सकता है, तो वो भी अगर सब में दिया तो समझ लेना यही वैल्यू है। क्लियर है ना? ये चीज कंफ्यूज नहीं होना सर, ऐसा ही लिखा था आंसर में नहीं रे, उन्होंने स्प्लिटिंग किया सिर्फ। उसके बाद ईबीआईटी, इसको भी पीबीआईटी कहा जा सकता है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बराबर ना? उसके बाद सेल्स, अभी सेल्स के अलग अलग नाम है, सेल्स को बोलेंगे नेट सेल्स या बोलेंगे रेवेन्यू। नेट इनकम यानी कि प्रॉफिट, बट सेल्स यानी कि रेवेन्यू। क्या बोल रहा हूं समझ रहे? यानी सर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद मुझे मिलता है प्रॉफिट, यानी मेरा नेट इनकम, क्योंकि वो नेट फिगर रहता है। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब सर सेल्स का नाम क्या हुआ दूसरा? रेवेन्यू। सेल्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू। पैट का दूसरा नाम क्या बोला सर? ईएटी, नेट प्रॉफिट बताएंगे, या फिर आपको नेट इनकम भी बोला जाएगा। क्या बोला समझा? उसके बाद अभी ये टोटल असेट्स है सर, टोटल असेट्स। कभी कभी सब में आपको टोटल असेट्स देंगे नहीं, आपको बोलेंगे एवरेज असेट्स, तो उसका मतलब अभी वहां पे टोटल नहीं निकाल सकते, तो एवरेज असेट्स को टोटल कंसीडर करना पड़ेगा। एवरेज असेट्स को और एक नाम देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या सुना है कभी जीवन में? कैपिटल यानी कि पैसा लगा हुआ है। अभी आपका जो पैसा लगा हुआ है वो बिजनेस के असेट्स में ही लगा हुआ है। पैसा लगाया मतलब बिजनेस करने के लिए ही लगाया, असेट्स खरीदने के लिए लगाया। मतलब सर टोटल असेट्स के तीन नाम हुए, टोटल असेट्स, एवरेज असेट्स, या आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्लियर है? समझा? एंड अगेन लास्ट में आपका टोटल इक्विटी। अभी टोटल इक्विटी कितने नाम है देखना, टोटल इक्विटी, एवरेज इक्विटी, या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स बोलेंगे इसको। टोटल इक्विटी लिखा है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा बच्चे, वहां पे टोटल लायबिलिटी लेंगे, फंस गए फिर। ये फॉर्मूला में गलती करेंगे तो कोई बचा ही नहीं सकता आपको जीवन में। समझ पा रहे हैं इस बात को? सर वहां पे लिखा गया है क्लियरली टोटल इक्विटी, फॉर्मूला में क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है, तो नीचे इक्विटी ही आएगा, नॉट रिटर्न ऑन लायबिलिटी नहीं बोला यहाँ पे, तो लायबिलिटी आती है टोटल। और क्या है सर यहाँ पे? इक्विटी वाले ही फंड्स आएंगे, प्रेफरेंस दिया है तो नहीं, इक्विटी। शेयर होल्डर्स फंड, कभी अभी आपको इक्विटी प्रेफरेंस ऐसा बाइफरकेशन नहीं देंगे, बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड, तो आ जाएगा। या फिर सर शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह, वो भी अगर दिया है तो। देखो आप, सिंपल है, वर्टिकल बैलेंस शीट कभी जीवन में देखे हो, कॉर्पोरेट अकाउंट, कंपनी अकाउंट, वहां पे तो वहां पे आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड रहता है इसमें ये सारे आ जाते हैं ना फंड्स वगैरह आपके, यानी कि आपका जो है रिटेन अर्निंग्स वगैरह वो उनका ही रहता है ना, रिजर्व्स वगैरह उनको ही बिलोंग करता है, यानी इसके लिए यहाँ पे टोटल इक्विटी में वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। यहां तक क्लियर है? समझे ये पॉइंट्स? अभी ये चीजों को लिखेंगे जो अभी कहा, अभी साथ में लिखेंगे, ठीक है? साथ में लिखेंगे। अभी ये लिखा, ये फॉर्मूला है 5 पॉइंट वाला लिख दिया। उसके बाद वो दो चीजों का नोट, टैक्स बर्डन जितना कम उतना बेहतर, इंटरेस्ट बर्डन जितना कम उतना बेहतर, ठीक है? नहीं 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 नहीं, कंफ्यूजन है। एक सेकेंड, ईबीआईटी वाले कंपोनेंट में क्या क्या आएगा मुझे जरा बताओ कि आप लोग ईबीआईटी में क्या क्या आता है बेटा? आप लोग कोई भी बता दो ना यार, डाउट है इधर ऑनलाइन में, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ ईबीआईटी में क्या क्या आता है, कैसे भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बताओ मेरे को। सेल्स माइनस, हाँ जैसा अभी ऊपर से बताओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस, ठीक है? उसके बाद ईबीआईटी आएगा आपका। ईबीआईटी में अभी आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी रहेगा, टैक्स कंपोनेंट भी रहेगा, दोनों भी आपने अभी तक पे नहीं किया है। समझते हो इस बात को? बराबर है? ईबीआईटी। उसके बाद सर पहले पे क्या कर दो, पहले आप इंटरेस्ट पे कर दो, इंटरेस्ट पे टैक्स बच जाता है, ये पता है सबको, इंटरेस्ट पे टैक्स का सेविंग्स होता है सर,
बराबर ना, टैक्स का परसेंट, क्योंकि उतना फिर हमारा बच रहा है सर। सो ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट लेस होगा, फिर हमें मिलता है ईबीटी, उसके बाद टैक्स लेस होकर हमें अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो हमारे लिए मतलब शेयर होल्डर्स के लिए होता है बेसिकली। क्लियर है ये चीज? यानी ईबीआईटी वाले कंपोनेंट में आपका इंटरेस्ट और टैक्स दोनों भी इंक्लूड होता है। अगर उल्टा कैलकुलेट कर रहा हो तो पैट प्लस टैक्स पीबीटी, टैक्स तो ऐड किया एक बार, उसके बाद फिर ऐड करूंगा इंटरेस्ट, तो मुझे मिल जाएगा मेरा ईबीआईटी। ये क्लियर है सबको? पक्का इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर हुआ ये? यानी ईबीआईटी वाले कंपोनेंट में सर इंटरेस्ट टैक्स दोनों भी होते हैं, क्योंकि इट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों का भी इफेक्ट देना बाकी है, बाकी है। क्लियर ये चीज? इंटरेस्ट किस पे देंगे? मैं अगेन कह रहा हूं सर, जो आपके बोरोड फंड है, डिवेंचर्स वगैरह, लोन्स वगैरह, उस पर टैक्स का परसेंटेज आपको सब में दिया रहेगा। क्लियर है चीज? क्लियर है? लिखेंगे अभी चीजों को। चलो, जब ये हमने नामकरण की बातें की ना, उसको अगेन इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ करके ऐसा लिख देना, इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ कर दो, बता रहा हूं मैं, साथ में लिखेंगे इंपॉर्टेंट ऐसा करके कुछ तो लिखेंगे। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ हेडिंग डाल दो, उसका भी एक एक नाम करने की एक पॉइंट दे दो चाहिए तो। पैट पैट इज इक्वल टू, पैट इज इक्वल टू ईएटी, बराबर ना? सब समझते हैं ना इसके फुल फॉर्म, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। पैट इज इक्वल टू ईएटी कॉमा प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट कॉमा कॉमा कभी कभार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे इसको, कॉमा नेट इनकम, नेट इनकम। ये पैट के क्या क्या नाम हुए सर? ईएटी, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट इनकम, या एक और शब्द लिख लो, चलो इतना ज्यादा तो नहीं रहेगा बट फिर भी नेट प्रॉफिट, ऐसा कई कई सब में दिया रहेगा तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये सारे पैट के नाम है बेटा। अभी कंफ्यूजन नहीं, समझ गया? मतलब सब में ये भी दिखा तो इसका मतलब ये है सर। ठीक है, चलो सेकेंड फॉर्मूला के 5 पॉइंट वाले फॉर्मूला के मैं बेसिस पे जा रहा हूँ। पैट अपन पीबीटी पहला फॉर्मूला है ना, तो पीबीटी का मतलब पीबीटी को क्या बोल सकते हैं सर? ईबीटी, बराबर ना? अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, टैक्स का इफेक्ट अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, पीबीटी का एक ही नाम है ईबीटी, जनरल सेंस में उसको बोलेंगे ईबीटी। थर्ड ईबीआईटी, ईबीआईटी का सर एक और नाम क्या है? पीबीआईटी भी बोल सकते हैं ना उसको, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को पीबीआईटी भी बोला जा सकता है, लिख लो वहां पे वैसा। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है आपका सेल्स, सेल्स 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 को आपको मैंने क्या कहा था बेटा? बोलेंगे रेवेन्यू, सेल्स को बोलेंगे रेवेन्यू, कॉमा ऑपरेटिंग सेल्स। ऐसा दे सकते जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको लगेगा कुछ सर अलग करना है क्या, या इसको बोलेंगे नेट सेल्स। कुछ भी नाम दिखे सर सेल्स का तो यही है, पहचान लेना उसको। ठीक है, इसमें से कुछ भी नाम दिखे तो। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या अपना? टोटल असेट्स, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स, एवरेज असेट्स, कॉमा एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड या टोटल कैपिटल इंप्लॉयड, कुछ भी कैपिटल इंप्लॉयड ऐसा लिख सकते हो चाहिए तो। ठीक है, मैं यहाँ पे एवरेज लिखा हूं, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल किस में लगा रहता है सर? असेट्स में ही लगा रहता है, कैपिटल जो है आपका असेट्स में ही लगा रहता है। क्लियर हुआ ये चीज? ये समझा पॉइंट सर? ये कभी भी बोल रहा आपको, अगर क्लियर क्लियर दिख रहा नहीं है, बता रहे नहीं है, समझ पा रहे इस बात को, क्लियर क्लियर दिख रहा नहीं है तब ये ढूंढना है सर। क्लियर क्लियर दे फिर भी और ढूंढने क्या नाम नहीं, मेन प्रायोरिटी है फर्स्ट वाले नाम। फर्स्ट वाले नाम मिल रहे हैं जो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, वो अगर मिल गए तो बात ही खत्म है ना। नहीं मिला तो राइट वाला ढूंढेंगे, समझ गए इस बात को? एंड लास्ट अभी हमारा टोटल इक्विटी, बराबर? टोटल इक्विटी इज इक्वल टू, टोटल इक्विटी इज इक्वल टू, टोटल इक्विटी इज इक्वल टू एवरेज इक्विटी, बराबर? कभी अगर आपको ऐसा दिया एवरेज इक्विटी, या आपको प्रेफरेंस वगैरह डाल के नहीं देंगे, प्रेफरेंस नहीं रहेगा तब, आप प्रेफरेंस नहीं रहेगा तब, इसका मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। जनरली प्रेफरेंस नहीं देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, सो इसका दूसरा नाम क्या रखेंगे सर? शेयर होल्डर्स फंड। टोटल इक्विटी को क्या बोल दिया सर? एवरेज इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड, या फिर शेयर होल्डर्स फंड, एवरेज इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर हो ये चीज? समझ गए? समझ गए? इतना क्लियर है पक्का? सबको क्लियर हुआ है कंसेप्ट? दोनों भी 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट वाला एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं, मैं बोल रहा हूँ खाली आप लोग याद लाना। 3 पॉइंट में क्या क्या था सर? स्टार्ट कहां से हो रहा था? पैट से। पैट अपॉन क्या था सर? सेल्स, सेल्स था वहां पे भरा। सेल्स के बाद यहाँ पे क्या था? असेट टर्नओवर, यानी कि सेल्स अपॉन टोटल असेट्स,
एंड लास्ट में इक्विटी मल्टीप्लाई टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। सिंपल। 5 पॉइंट वाले में ये 3 तो कॉमन थे सर, बट स्टार्ट कहां से हो रहा था? पैट अपॉन पीबीटी टैक्स बर्डन, उसके बाद पीबीटी अपॉन ईबीआईटी यानी कि इंटरेस्ट बर्डन, उसके बाद ईबीआईटी अपॉन सेल्स एंड बाकी कॉमन था आगे। बराबर, यहां तक क्लियर है सर? उसके बाद अभी क्या क्या टर्नओवर आपका टाइम्स में रहेगा, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन आरओई वगैरह जो है सर वो आपका कितना परसेंटेज में रहेगा, एंड इक्विटी मल्टीप्लायर नॉर्मल में रहेगा। ठीक है, अभी आपका टैक्स बर्डन इंटरेस्ट बर्डन जितना कम उतना बढ़िया, इक्विटी मल्टीप्लायर भी जितना कम उतना बढ़िया, बाकी आपका प्रॉफिट मार्जिन और असेट टर्नओवर जितना ज्यादा उतना बढ़िया। क्लियर है यहां तक सबको? पक्का एकदम? ठीक है, अभी सर हम लोग इसमें निकालेगा किसको कंफ्यूजन है, हर एक सम में ड्यू पॉइंट के आर ओ ही निकालने बोलेंगे। क्या निकालना है? आर ओ ई ही निकालना है बस। आपको शायद अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में तकलीफ देनी है तो ये 3 पॉइंट वाला फॉर्मूला है ना, उसमें अलग नाम डाल के देंगे, उधर फिर सिंपल कैलकुलेशन बोलेंगे। जनरली बड़ा कैलकुलेशन रहेगा, यानी सर एग्जाम्पल के तौर पे, एकदम एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा नहीं देखना, अभी ये नाम डाल के देंगे, ये भी आपको पता नहीं चाहिए। ऑपरेटिंग मार्जिन इतना है, टोटल एसेट टर्नओवर इतना है और इक्विटी मल्टीप्लायर इतना है, आरओई फाइंड करो। या आपको आरओई का वैल्यू देंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन का देंगे एंड टर्नओवर का देंगे, बोलेंगे इक्विटी मल्टीप्लायर फाइंड करो। समझ गए ना? तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिसिंग वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। और एक समय ऐसा टेबल वाला भी समय आगे देखेंगे, आगे वाले पार्ट है, उसमें भी आपको मिसिंग वैल्यूज ही निकालनी है सिर्फ। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो मिसिंग वैल्यूज इजीली निकल जाती है। समझ गए इस बात को? इसके वजह तो ड्यू पॉइंट में कुछ फॉर्मूला है, डीपीएम में इतना है क्या? नहीं, इसके अलावा भी कंसेप्ट है, ये पहला कंसेप्ट है और 2 कंसेप्ट है हमारे वाले पार्ट में। ठीक है, और लर्निंग का और अलग से। सो ये एक कंसेप्ट ड्यू पॉइंट का, ड्यू पॉइंट में 2 चीजें 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट, इसके बाहर की कुछ चीजें नहीं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये कौन सा ज्यादा कौन सा बढ़िया वो भी समझा सर, और ये 3 सवाल भी समझ ले। अभी चलते हैं हम लोग सीधा सम की तरफ। पहले ड्यू पॉइंट के सम्स को देखते हैं। ड्यू पॉइंट के एक ही सम है आपके पास, उसके बाद एक प्रैक्टिस सम लाया है, वो लिखेंगे आप लोग छोटा से में, फिर हम लोग वही सॉल्व करेंगे। अभी वो 2 सम्स को देख लेते हैं। अभी पहले सम की तरफ आ जाना। आंसर भी दिया बट आंसर नहीं देखना है, पहले समझ लेते हैं ना अपन, वो देखना है। पहले वाले का आपको आंसर भी दिया है शायद, आप मेरे इसमें तो है, आपके भी इसमें होगा। चलो यहाँ पे बोर्ड की तरफ ही ध्यान देना। ठीक है, बोर्ड की तरफ ही ध्यान देना। सिंपल सी बात है, ऊपर सब राम कथा कही गई कि इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना है, 2 कंपनीज का डेटा दिया है, उसका ड्यू पॉइंट एनालिसिस करके आप बताओ कि कौन सा बढ़िया है। बराबर है, सिंपल सा सिनेरियो है। अभी समझते सर दिया क्या क्या है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस करना है, यानी क्या निकालना है? आरओई। आरओई निकाल सर, अभी यहाँ पे टैक्स दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब कौन सा वाला आएगा? 3 पॉइंट। यहां तक क्लियर है सब लोग? सिंपल सी बात है, टैक्स इंटरेस्ट दिखा तो 5 पॉइंट, वरना 3 पॉइंट वाला। नेट इनकम मतलब क्या बेटा? नेट इनकम मतलब क्या बोलो? पैट। पैट सब लोग एग्री करते हैं, मतलब सर ये क्या है? पैट है। हमारे सम के लिए रेवेन्यू यानी सेल्स है, एवरेज एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स, एंड एवरेज इक्विटी यानी कि टोटल इक्विटी। सारे वैल्यूज है सर वो फॉर्मूला के, निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। अभी 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 सुनना, किसी को अगर कंफ्यूजन सर नेट इनकम सेल्स होता है, रेवेन्यू सेल्स होता है, तो सिंपल सी बात है बेटा, एकदम बेसिक लॉजिक की बात है। अभी देखना, इस दोनों फिगर्स में से अगर कंफ्यूजन हो रहा है, किसको याद नहीं आ रहा है, एंड मिनट सर नेट इनकम क्या होता है, रेवेन्यू, कौन सा सेल्स ले कौन सा पैट ले, अगर कंफ्यूजन है तो जो फिगर छोटा होगा वही पैट होगा। आपका प्रॉफिट कभी भी सेल्स से ज्यादा नहीं हो सकता। अरे आपने 10,000 का बेच के 20,000 प्रॉफिट कमा सकते हो क्या? सिंपल सी बात है ना सर, सिंपल है। 10,000 का बेच के 2,000 का प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट कभी भी सेल्स के ऊपर नहीं जा सकता। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, मतलब सर यहाँ पे छोटा फिगर कौन सा है? 2000, तो प्रॉफिट 2000 का है, सेल्स 8,000 का है, बात खत्म। बाकी नाम भी याद नहीं आया तो वर्स्ट केस सिनेरियो। समझे इस बात को? क्लियर है चीज अभी सर? कि मतलब क्या है, जो कम रहेगा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा, जो ज्यादा वाला फिगर है वो हमारा सेल्स वाला फिगर रहेगा। और अभी क्या बोला? सिंपल सी बात सर, इसका आप लोग ड्यू पॉइंट एनालिसिस बनाओ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आपने ना इधर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, हम लोग सिंपल फॉर्म में ना ऊपर एक लिखेंगे कैसा लिखना है, और उसके बाद टेबल फॉर्म में डाल देंगे इसको, एंड लास्ट में एक कंक्लूजन दे देंगे कि कौन सा वाला कंपनी बेहतर है। समझे? सिंपल सा समय एकदम। ठीक है, ये समझा सबको क्या क्या करना? अभी वो 3 पॉइंट वाले में वैल्यूज डालेंगे, साथ में लिखते जाएंगे अभी हम लोग। ठीक है, साथ में लिखते जाएंगे। अभी नोटबुक में आ जाना, सम नंबर डाल देना, खाली आपका पेज नंबर सम नंबर रेफरेंस के लिए डाल देना, तो आपको क्लियर रहेगा सर कौन सा वाला समय। फिर प्रैक्टिस सम हम लोग अलग से लिखेंगे ना इसके लिए। ठीक है, तो आपका कौन सा वाला समय सर? पहला वाला समय, फर्स्ट सम, फर्स्ट समय आपके शीट का। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नाम वगैरह दिया है क्या? नहीं सर, कुछ ऐसा नाम वगैरह दिया नहीं हमें। कंपनी का कुछ है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कंपनी एंड बी का है, तो क्या लिखेंगे सर? ऊपर हमेशा याद रखना, सम स्टार्ट करते वक्त कंप्यूटेशन ऑफ लिखना, लिखना साथ में लिखना, कंप्यूटेशन ऑफ 3 पॉइंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस
कंप्यूटेशन ऑफ 3-point ड्यूपॉन्ट एनालिसिस फॉर द इन्वेस्टर, बराबर ना, आप उस इन्वेस्टर के लिए कर रहे हो। वो इन्वेस्टर का नाम देते, राम श्याम घनश्याम कुछ भी नाम दे दो, लिख देते यहाँ पे। समझ गए ना इस बात को? अगर कुछ नाम होता उसका तो नाम डालते, उसको अभी नाम नहीं है तो नाम नहीं लिखूंगा मैं। इन्वेस्टर लिखा है सर, इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड वगैरह वो सब लिखा है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ 3-point ड्यूपॉन्ट एनालिसिस फॉर द इन्वेस्टर, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं फॉर्मूला पहले ऊपर लिख दूंगा, उसके बाद मैं टेबल बनाऊंगा। प्रेजेंटेशन लिखना अभी मेरा कैसा है, ROE इज इक्वल टू, अभी पैट नहीं लिखूंगा बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखूंगा। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? क्यों सर ऐसा? क्योंकि आपको प्रॉपर लिखना है, तो यहाँ पे कैसा लिखूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखना कैसे लिखना है, ये पहला ही है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखूंगा पैट, उसको समझ में आ जाएगा कि इसने क्या किया, मतलब समझ गया। इन केस अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आपका, इधर सेल्स आ रहा है, बराबर है सेल्स, ठीक है, इनटू क्या आता है आपका यहाँ पे, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। टोटल असेट्स आता है आपका, सम में आपको क्या दिया है वो छोड़ दो, सम में एवरेज दिया है, वो मैं बात नहीं कर, सम में एवरेज है, बट फॉर्मूला में तो यही है। फॉर्मूला पहले ऐसे लिखना है इज्जत से, उसके बाद लास्ट में क्या आता है सर आपका, टोटल असेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। टोटल लायबिलिटी या इक्विटी, कोई लायबिलिटी बोला, मेरे को लायबिलिटी सुनाई दिया है। टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी, अरे सिंपल सा फॉर्मूला, ROE, ई फॉर इक्विटी, तो इक्विटी ही आएगा नीचे, याद रख लेना। कंफ्यूजन से भी यहाँ पे लायबिलिटी नहीं है, टोटल असेट्स अपॉन टोटल इक्विटी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, अभी फॉर्मूला लिख लो। इसके बाद फिर टेबल बनाएंगे, सिंपल एक टेबल बना देना, जितना भी जगह है पेज का उसमें वो टेबल बना दोगे, या 8-10 लाइन का बना दो यार टेबल, करीब करीब 8-10 लाइन का एक टेबल ऐसा। ये पहले फॉर्मूला लिखो इज्जत से। ठीक है, इसके बाद अभी ये टेबल आप लोग बना दो ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। पर्टिकुलर्स कंपनी है, कंपनी भी, ऐसा एक 8-10 लाइन का ऐसा टेबल बना दो, प्रॉपर दिखना चाहिए अच्छे से, मतलब इसमें डिवीजन वगैरह करके 10 लाइन तक का टेबल बना दो। 10 लाइन तक का एक करीब करीब टेबल बना दो। पर्टिकुलर्स कंपनी है, कंपनी भी, एक टेबल बना दो अच्छा खासा वाला। एक करीब करीब 9-10 लाइंस तक का टेबल बना दो जल्दी से। चलो, पर्टिकुलर्स कंपनी है, कंपनी भी, अभी जो चीजें दी है ना उसको ही मैं लिख रहा हूँ, लिखना साथ में लिखना। चलो, पहला क्या दिया है, नेट इनकम। नेट इनकम लिखना नेट इनकम जो दिया है अभी वो डेटा पहले लिख रहा हूँ, नेट इनकम। सो सर नेट इनकम यानी कि क्या, आपका पैट, तो अभी यहाँ पे लिख देना नेट इनकम के ब्रैकेट में लिख दो पैट, मतलब हमने पैट क्या लिया उसको भी समझ जाएगा, सिंपल सी बात है। नेट इनकम पैट क्या क्या है सर, कंपनी ए का है 2000, कंपनी बी का है 2500। रुपीज अभी नहीं लिखना, रुपीज तो पता चल गया ना, अभी उन्होंने लिखा है ना सब में रुपीज ऐसा लिख के दिया, तो अभी वो रुपीज नहीं लिखना। 2500 नेट इनकम, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है सर, रेवेन्यू। उसके बाद लिखूंगा रेवेन्यू, ब्रैकेट में लिखूंगा सेल्स, ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा सेल्स, सेल्स ब्रैकेट में लिखूंगा सेल्स। कितना है, ए का है आपका 8000, बी का है 20000। ए का है 8000, बी का है 20000, 20000, ठीक है, 20000। अभी मैं क्या करूंगा समझ लेना, एक तरीका है कि आप लोग इधर एक एक वो वैल्यू निकालते बताओ, या फिर आप जो जितना दिया है वो पहले लिख लेते और उसके बाद तीनों फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। मतलब पहले दिया हुआ डेटा चारों चीजें और उसको हमने क्या कंसिडर किया, उसके बाद सर हम एक एक फॉर्मूला का बताएंगे कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है। क्लियर हो ये चीज? लिखेंगे अभी रेवेन्यू सेल्स लिख दिया, उसके बाद क्या दिया आपको, एवरेज असेट्स लिखना, जैसे सम में दिया वैसे लिखना बेटा, एवरेज असेट्स, एवरेज असेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है सर, टोटल असेट्स, ब्रैकेट में लिख दो बेटा उधर, टोटल असेट्स। एवरेज असेट्स को लिख दो टोटल असेट्स, एवरेज असेट्स को लिख दो टोटल असेट्स। कितना है वो, 5000 एंड 8000, 5000 एंड यहाँ पे कितना है सर, 8000। उसके बाद है आपका एवरेज इक्विटी, एवरेज इक्विटी, एवरेज इक्विटी कितना कितना दिया है वो, 2000 एंड 1000, 2000 एंड 1000।
ठीक है, ये दिया हुआ डेटा है अभी। हाँ, एवरेज इक्विटी के बाजू में लिख दो बेटा, क्या लिखोगे, टोटल इक्विटी लिख दो है, तो समझेगा उसको भी आपने क्या कंसिडर किया। लिखना है एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है, अगर नाम अलग दिया है तो, कि फॉर्मूला में जो नाम है उसी नाम से हमें सॉल्व करना है। यहां तक क्लियर रहा, यहां तक क्लियर रहा। अभी क्या क्या था वो 3 पॉइंट वाले फॉर्मूले, पहला जो आता है उसको कहते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हैं उसको। प्रॉफिट मार्जिन है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो लिखेंगे पहला यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसी में टेबल में भी अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा आएगा आपका, 2000 अपॉन 8000 बराबर नेट इनकम अपॉन सेल्स। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे लिखेंगे फिर वैसा, और बाद में उसके नीचे वैल्यू लिखेंगे 2000 अपॉन 8000। यहाँ पे आपका 2500 डिवाइडेड बाय 20000 वैल्यूज बताना और यहाँ पे लिख दो ऐसा, इक्वल टू डाल के उधर लिख देना नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आया आपका। परसेंट में बताना बेटा, परसेंट में बताना। ट्वेंटी 25%, और दूसरे में 2500 डिवाइड बाई 20000 12.5%, 12.5%। ये क्या मिला हमें, नेट प्रॉफिट मार्जिन, पहला वाला फिगर नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल गया। ठीक है, उसके बाद असेट टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो क्या था इसका फॉर्मूला सर, सेल्स अपॉन टोटल एसेट, बराबर है ना, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो सेल्स कितना है फर्स्ट का 8000 डिवाइडेड बाय 5000, आपके सामने वैल्यूज है वही मैं कंप्यूट कराओ और कुछ अलग नहीं कराओ। उसके बाद है बी के लिए 20000 डिवाइडेड बाय 8000, बताने अभी वैल्यू टाइम्स में है, ये टाइम्स में है। वन पॉइंट सिक्स क्या आएगा, लेकिन ये टाइम्स 1.6 टाइम्स में आएगा आंसर, और ये वाले का 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है, पहले लिख दो यहां तक, यहां तक लिख के सब लोग खत्म करो। क्लियर है यहां तक, समझ रहा है क्या क्या, सिंपल है एकदम, सब कुछ नहीं, खाली ध्यान से देख रहे क्योंकि एक एक चीज अच्छे से करनी है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर। सो इक्विटी मल्टीप्लायर कैसा निकलता है सर, एवरेज एसेट्स या टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी। तो कितना वैल्यूज है यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाय 2000, और लास्ट वाले में 8000 डिवाइडेड बाय 1000। ये क्या आएगा, ये टाइम्स परसेंट कुछ नहीं सर, सिर्फ नंबर बताओ। चलो 2.5, 2.5 ना, पहले का 2.5 और दूसरे का 8, 8, 8, 8, 8। ठीक है, अभी क्या निकालेंगे सर, आरओई निकाल सकते हैं, आरओई निकाल सकते हैं, सिंपल है सर, आरओई, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी। इधर भी चाहे तो फुल फॉर्म लिख सकते थे ना एक्चुअली, अभी मुझे रियलाइज हुआ, इधर भी आरओई के लिए, बट ठीक है वैसा तो फॉर्मूला में रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई करो अभी इसका तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 25% 1.6 टाइम्स इंटू 2.5। बताना क्या आ रहा है, पहले का कंपनी का आरओई मुझे बताओ, चलो कैलकुलेट करके। कितना आया, 1 बताओ तो मुझे, आप लोग सोच समझ के बताओ यार मेरे को, मैं किधर बता 1%, क्या कैलकुलेशन किया आपने बताओ मेरे को जरा एक बारी। चलो कैसा लिया, आरओई किस में आता है 0 पॉइंट, हाँ तो आरओई अगर परसेंटेज में आ रहा है तो वैल्यू क्या होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। चलो वो छोड़ दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सिंपल सी बात करें तो पैट अपॉन इक्विटी, इक्विटी कितना है आपका 2000, पैट कितना आपका 2000, तो कितना आ रहा है आपका आरओई 100% आ रहा है आपका आरओई। जितना पैसा डाला है आपने उतना आप प्रॉफिट कमा रहे हो रे, 2000 डाल के मैंने 2000 कमाया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो परसेंट वाला, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना उसको,
25% लिया तो 1 आएगा, वो परसेंट छोड़ो ना, 25 डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहे हो? समझ गए? इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना उसमें। और इधर चलो उसमें भी कंफ्यूज, तो इधर से तो देख पा रहे हो ना यार, क्या वैल्यू इधर देखना। अब इधर क्या आपका असेट में पैसा डाला 1000, आपने कमाया कितना 2500, 1000 डाल के 2500 तो 250%। क्लियर है ये चीज? क्लियर हुआ ये चीज? लिखेंगे चलो आरओई कितना है, इसका कितना आ रहा है सर 100%। हाइपोथेटिकल है, छोटा सा एग्जांपल, इतना जनरली होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट फिर भी चलो 10-20 अराउंड वैल्यूज रहेगा। और यहाँ पे कितना है सर 250%। बताओ आप लोग क्या रहेगा, चलो कौन सा कंपनी अच्छा है, आप लोग बताओ। ये अच्छा है क्यों? आरओई तो बी का ज्यादा है ना, लेकिन यार क्या क्या तो क्या हुआ, सिर्फ इक्विटी मल्टीप्लायर एक पॉइंट थोड़ी है, आरओई मेन है। कोई भी और कोई लॉजिक? करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसका लॉजिक क्या है सर? तो देखना सिंपल है, बेस्ट ऑफ थ्री। बेस्ट ऑफ थ्री, तीन में से दो रेशियो जिसका अच्छा वो कंपनी बेहतर। तो अभी देखो कौन सा कंपनी, नेट प्रॉफिट मार्जिन किसका अच्छा है सर? ए का अच्छा है, बराबर है। उसके बाद सर असेट टर्नओवर किसका अच्छा है? बी का अच्छा है, वहां पे बी जीत गया, ठीक है चलो छोड़ दो। लेकिन इक्विटी मल्टीप्लायर किसका अच्छा है सर? ए का अच्छा है, ए का अच्छा है। तो इसके लिए सर, और ए अगेन इट इज लेस रिस्की। बी वाला जो है ना, बी का ज्यादातर के जो आरओई बना है ना, वो इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से ही बना है। समझ गए ना इस बात को? बी का जो आरओई बना है इतना ज्यादा, वो इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से ही बना है। लेकिन बी ये कंपनी रिस्की है, इट इज रिस्की, इट इज रिस्की। इसके लिए फिर हम लोग क्या सजेशन देंगे कि कंपनी ए इज बेटर ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट। इतना ही नहीं लिखेंगे, बताऊंगा क्या लिखना है। लिखना अभी यहां तक सबका हो गया, आरओई तक टेबल क्लोज। अभी कंक्लूजन ऐसा लिखना, कंक्लूजन मैं बताऊंगा, लिखते जाना, कंक्लूजन लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, कंक्लूजन में लिखते जाना। कंपनी 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 एज नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी एज नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ए का नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऐसा बता रहा हूं। कंपनी एज नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 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 डबल ऑफ कंपनी बी, बराबर ना, 12.5 के डबल निकल रहा है वो, इज डबल ऑफ कंपनी बी, इज डबल ऑफ कंपनी बी, इज डबल ऑफ कंपनी बी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। asset turnover ratio, asset turnover ratio of company B, asset turnover ratio of company B is better than कंपनी ए, बराबर। असेट टर्नओवर बी का बेटर है, ये लिख दिया। असेट टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए, इज बेटर देन कंपनी ए, इज बेटर देन कंपनी ए। however 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 equity multiplier of company A, however equity multiplier of company A is much better than of company B, बहुत ज्यादा अच्छा है ना वो तो, is much better than of company B। however equity multiplier of company A is much better than of company B, than of company B, than of company B, full stop। और लिखना एक लाइन, एक लाइन, लास्ट लाइन। although ROE of company B, although ROE of company B is much higher than of company A, although ROE of company B is much higher than of company A, much higher than of company A, the major contributor is equity multiplier of company B, the major contributor is equity multiplier of company B। क्या लिखा है समझा? कि फिर कंपनी बी का भले ही ज्यादा है, लेकिन वो इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से ज्यादा है, जो कि गंदी चीज है। समझ गए ना इस बात को? मेजर कंट्रीब्यूटर इज इक्विटी मल्टीप्लायर ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी, फुल स्टॉप। ये समझा है, पूरा एनालाइज करके बताया। अभी लास्ट कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूड कर दो अभी। देयरफॉर इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन कंपनी ए, देयरफॉर इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन कंपनी ए हैविंग ROE ऑफ 100%। बस बात खत्म।
Therefore, investor should invest in company A having ROE of 100%. Having ROE of 100%. Having ROE of 100%. Having ROE of 100%. हो गया लिख के, समझा है पॉइंट? समझा एक पॉइंट, ठीक है। चलो एक और सम जल्दी से करते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे शॉर्ट। चलो एक और सम, एक प्रैक्टिस का सम है। प्रैक्टिस का सम है, मैं बताऊंगा, मतलब साथ में लिखूंगा, लिखते जाना, लिखते जाना। साइमल्टेनियसली आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। लिखते जाना मेरे साथ। सिंपल सा सम है, मॉड्यूल का ही है, बट अलग से मैंने लाया है, ठीक है, शॉर्ट करके उसको। चलो तो इसको अभी लिखोगे आप, प्रैक्टिस सम करके लिख देना, या फिर इसको ना क्वेश्चन ऐसा लिख देना। क्वेश्चन समझ गए ना, मतलब ये क्वेश्चन आपके पास नहीं है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, उसके बाद फिर हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूट 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 ROE using 5-point DuPont एनालिसिस। 5 पॉइंट वाला समय, ठीक है। यूजिंग 5-point DuPont एनालिसिस। कंप्यूट ROE यूजिंग 5-point DuPont एनालिसिस, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, सब लिखते जा रहा हूं। अभी ये मैं नंबर लिखूंगा, उसके बाजू में वैल्यू है, सेल्स डैश 7100। अभी ये सब रुपीज में है, सब रुपीज में है, सब रुपीज में है, ऐसे ही लिखते हैं ना। 7100। डेप्रीसिएशन 200। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखते हैं ना, लिखने में कोई गड़बड़ नहीं करना। इंटरेस्ट एक्सपेंस 20 रुपया। टैक्स एक्सपेंस 900। टैक्स एक्सपेंस 900। नेट इनकम 1650। टोटल असेट्स 7250। टोटल असेट्स 7250। टोटल असेट्स 7250। करंट लायबिलिटीज 3000। लॉन्ग टर्म डेप्ट 150। शेयर होल्डर्स इक्विटी 4100। शेयर होल्डर्स इक्विटी 4100। टोटल लायबिलिटीज 7250। असेट लायबिलिटी मैच करके खाली बता दिया, बस इतना सा डेटा है आपके पास, इतना सा डेटा है आपके पास, ठीक है। चलो अभी कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है सर हमें? वो 5 पॉइंट वाला यूज करना है। 5 पॉइंट वाला पहले चीजें आइडेंटिफाई कर लूं, लिखना नहीं कुछ, अभी ध्यान देना, सॉल्व करके बता दो, ठीक है। मतलब सॉल्व के पार्ट पे आएंगे तब एक साथ लिखेंगे। समझ सभी सब में क्या क्या दिया। 5 पॉइंट ड्यू पॉइंट निकालना सर, 5 वाला फॉर्मूला है, पैट अपॉन पीबीटी इंटू पीबीटी अपॉन ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी अपॉन सेल्स, और फिर वो कॉमन वाला सेल्स अपॉन टोटल सेल्स वैसा वाला। सेल्स तो दिया है सर, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दिया है, कोई सुने। डेप्रिसिएशन कहीं पे भी आपको लग रहा है इस्तेमाल होगा? हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ हाँ ऐसा समझ के लेते हैं। सेल्स में से लेस करूं पहले, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अपने को जो जो नाम पता है, बराबर, अपने को जो जो नाम पता है, नाम अपने को क्या पता है सर? नेट इनकम नाम सुना है, नेट इनकम नाम सुना है ना उसका, तो उसको पकड़ लेंगे ना। दिख रहा है सर, दिख रहा है ऑलरेडी, तो क्यों इधर उधर मतलब उल्टा सीधा कुछ करना। नेट इनकम दिया हुआ है सर। नेट इनकम यानी क्या होता है सर हमारा? नेट इनकम यानी कि पैट, पैट मिल गया सर, पैट मिल गया ना, यहाँ पे तो मिल गया, ठीक है। अभी क्या मारा हमारे सर? पीबीटी की। पीबीटी के लिए सिंपल सी बात है, पैट मिल गया, टैक्स एक्सपेंस है मेरे पास, एड बैक करूंगा, पीबीटी मिल जाएगा। पीबीटी के बाद ढूंढना है ईबीआईटी, पीबीटी में इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करूंगा, मिल जाएगा ईबीआईटी। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या है? सेल्स आता है फॉर्मूला में, ईबीआईटी अपॉन सेल्स दिया हुआ है। उसके बाद आगे जाएंगे तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स दिया हुआ है। उसके बाद जाएंगे तो टोटल एसेट्स अपॉन टोटल इक्विटी, लेकिन दिया हुआ है शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो क्या लेंगे? वही उठा के लेंगे 4100। तो डेप्रिसिएशन का जरूरत किधर पड़ा? मेरा सवाल क्या था समझा? करंट लायबिलिटीज का जरूरत किधर पड़ा? जानबूझ के आपको डेटा दिया हुआ है, ये सब में जानबूझ के दिया है कि बच्चे कुछ ना कुछ वर्किंग करके गलत हो जाए।
इसके लिए बोल रहा हूं, जो अपने पहचान का उसको उठा लो ना, बात खत्म। इसके लिए वो नाम लिख के दिया है सबको, दिख गया ना नाम, बात खत्म। उधर इधर उधर का एडजस्टमेंट करने का ही नहीं अपने को जीवन में, जो दिख रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट नहीं देंगे आपको, इतना एड बैक करने का, समझ रहे हो इस बात को। ये वाले सब में इतना उल्टा जाने का वर्किंग नहीं रहेगा आपको। इसके लिए आपको जो वो नाम है उसमें से कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा, जैसे दिख जाएगा फटाफट आइडेंटिफाई करो उसको, आपको वैल्यूज अपने मिल जाएंगे। क्लियर हो चीज, ठीक है। लिखेंगे अभी ये सम को सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्विंग के पार्ट की तरफ आते हैं। चलो अभी आंसर लिखना, अभी साथ में लिखते हैं। आंसर लिखना है इसका, ऐसा आंसर करके ऐसा लिख दो, क्वेश्चन लिखा ना उसके अंदर आंसर ऐसा डैश विश करके लिख दो, डैश विश करके लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे उधर कंप्यूटेशन ऑफ ROE यूजिंग 5 पॉइंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस। अभी कंपनी का नाम वगैरह कुछ है नहीं अपने पास, वरना नाम लिख देते, ठीक है। Computation of ROE using 5 point DuPont analysis. Computation of ROE using 5 point DuPont analysis, ठीक है। देखो अभी पहले क्या लिखूंगा सर, मैं 5 पॉइंट का फॉर्मूला लिखूंगा इज्जत से, समझ पा रही बात को। अभी इसमें मैं इधर लिख रहा हूं, पहले तो लिखना साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। फॉर्मूला एक ही बार लिख देंगे ना, बाद में लिखने की फिर उसको तकलीफ नहीं, ऊपर लिखने को खत्म हो जाएगा, उसको भी समझ आएगा, आपको आ रहा है। ब्रैकेट में लिखना ROE इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिखेंगे पूरा पूरा। देखो अगर एक बार आपने शॉर्ट फॉर्म बता दिया तो बाद में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन ये हम लोग ऊपर ही लिख रहे हैं ना, तो अभी हम लोग फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, समझ गए। अगर आपने एक बार भी फुल फॉर्म बता दिया, जैसे मैंने ऊपर किया था, देखो पैड बाद में क्यों लिख पाया, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था ना इसका फुल फॉर्म। ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैंने ब्रैकेट में हमेशा याद रखना, सब में पहले अगर आप शॉर्ट फॉर्म ऊपर लिख देते हो तो बाद में फिर उसको क्लियर कर सकते हो, बाद में उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू क्या क्या क्या, मतलब हाँ इतना ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा ना, हाँ हाँ कर, या फिर एक काम कर सकते हो, एक ही बार में सारी चीजों को डिफाइन कर दो, या समझ गए ना। या फिर आप ऐसा करो, उल्टा भी करो, देखो नॉट ए फॉर्मूला ऊपर लिखना है, फॉर्मूला बाद में लिखो, पहले एक वैल्यू निकालो, लेकिन जब वैल्यू निकालोगे, पैट निकालोगे, तब लिखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट बताना और फिर बताना इज इक्वल टू नेट इनकम, और ये वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू है, ये हमने कंसिडर करके फॉर्मूला में डाल दी, बात खत्म। फॉर्मूला में एक ही बार वैल्यू डाल देंगे, और सबके लिए एक एक नहीं करते बैठेंगे, इंटरेस्ट बर्डन टैक्स बर्डन नहीं, उतना टाइम पास नहीं, समझ गए ना इस बात को, क्लियर है। इसके लिए एक ही बार लिख दो, बेहतर है, वो प्रेजेंटेशन भी सही रहेगा। आगे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही वापस लिखेंगे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT लिख रहे हो, मैं आप लोग लिखो फुल फॉर्म, मेरा CMA हुआ, आप लोगों का नहीं हुआ, लिखना पड़ेगा, लिखो उधर फुल फॉर्म लिखो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, डिवाइडेड बाय सेल्स। एक ही सेकेंड है, एक डाउट था ऑनलाइन में, क्लियर कर दूं। आगे वाला फॉर्मूला भी लिख दो ना, फॉर्मूला को तो कंप्लीट कर दो, आप लोगों को बताया, इनटू सेल्स अपॉन टोटल असेट्स इनटू टोटल असेट्स अपॉन टोटल इक्विटी, पूरा 5 पॉइंट वाला फॉर्मूला लिख के खत्म करो तब तक, खत्म करो तब तक। अभी ये वाले पार्ट में ना एक्चुअली कंपनी बी का था, ऑनलाइन के लिए बताओ, कंपनी बी का जो था ना, प्रॉफिट मार्जिन कम था पहले तो 12.5%, ये जो था ये ज्यादा था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, इक्विटी मल्टीप्लायर था वो बहुत ज्यादा था इसके कंपैरिजन में, इसके लिए मेजर कंट्रीब्यूटर इक्विटी मल्टीप्लायर को बोल दिया, ये बहुत ज्यादा, इसके डबल ट्रिपल से भी ज्यादा है, इसके ट्रिपल से भी ये ज्यादा है, ट्रिपल से भी ये ज्यादा है, इसके लिए तो देखना नहीं, ये जो 100 है उसके 2.5 टाइम्स ही आ रहा है, तो इसके लिए क्लियर ऐसा बोल दिया कि इक्विटी मल्टीप्लायर कंट्रीब्यूटर है, इक्विटी मल्टीप्लायर कंट्रीब्यूटर है, ऐसा इस वजह से मैं बोल पाया। लिख दिया फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दिया पूरा, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स, उसके बाद आपका टोटल असेट्स अपॉन टोटल इक्विटी, ठीक है, ये हुआ। अभी एक एक वैल्यू निकालते हैं, अभी एक एक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एक एक वैल्यू निकालेंगे भी। लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे पैट, ब्रैकेट में लिखेंगे पैट, एक एक वैल्यू अभी बता रहा हूं, पैट इज इक्वल टू नेट इनकम, लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू नेट इनकम 1650, इज इक्वल टू नेट इनकम दिया है, सब में दिया हुआ सब चीजें, मैं अलग से कुछ नहीं है, 1650 1650, ठीक है, ठीक है 1650। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी इज इक्वल टू 1650 प्लस टैक्स एक्सपेंस को ऐड करेंगे, उतना वो एडिशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लिखिए उसमें डायरेक्ट वैल्यूज बता सकते हो अभी, 1650 प्लस 900 बराबर है ना। नेट इनकम में मैंने वो खाली टैक्स का कंपोनेंट ऐड किया, कितना है ये 2550 बराबर है, ठीक है। उसके बाद अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी इसमें क्या करूंगा सर, 2550 में मैं ऐड करूंगा किसको, इंटरेस्ट को 20, यहां तक लिख दो पहले, समझ लो यहां तक, 2550 में मैं ऐड किसको करूंगा सर, इंटरेस्ट को, 20 मेरा एडिशन रहेगा, 20 ऐड करूंगा, 2550 में मैं 20 ऐड करूंगा, कितना आएगा ये 2570, ठीक है, ये मिला ईबीआईटी। उसके बाद क्या चाहिए होता है, सेल्स, इट इज गिवन ऑलरेडी, कितना दिया है सेल्स देखना 7100, हाँ सेल्स दिया हमको, वैसे ही लिखेंगे 7100। उसके बाद क्या है सर, टोटल असेट्स, बराबर ना, ये जो फॉर्मूला में जो जो चीजें लग रही है मैं एक एक लिखते हैं, टोटल असेट्स दिया है क्या डायरेक्टली, हाँ टोटल असेट्स दिया है सर 7250, डायरेक्ट दिया है ना वो वैल्यू, इसके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं सर। उधर अभी वो ऐसा करते, करंट असेट्स फिक्स्ड असेट्स ऐसा देखते तो हमें एडिशन करना पड़ता, क्या बोला हूं समझ पा रहे हो, ऐसा कॉम्प्लिकेशन करेंगे सर, करंट असेट्स डाल के देंगे फिर फिक्स्ड असेट्स, वो दोनों का एडिशन तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, उसको ऐड किया आपने और फिर वो टोटल असेट्स निकलेगा, क्लियर है ये चीज। आगे टोटल असेट्स एंड लास्टली टोटल लायबिलिटी, ना क्या लिखो, इक्विटी या लायबिलिटी, इक्विटी, टोटल इक्विटी, तो इसको क्या बोलते हैं सर, टोटल इक्विटी इधर दिया आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल इक्विटी के लिए वैल्यू कौन सा है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, लिखना टोटल इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, और वैल्यू क्या है सर इसका 4100, लिख दो यहां तक, टोटल इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, वैल्यू क्या है इसका सर 4100, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अभी क्या करूंगा सर, मैं आरओई के फॉर्मूला में इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, आरओई इज इक्वल टू, अभी वैल्यू को डालते जाना, वैल्यू को लिखते हैं, देखना पैट के इधर 165, अभी वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है सिर्फ, चलो कर दो, अभी लिख दो आप लोग, कर दो सॉल्व उतना तो पार्ट 16, ये वैल्यू जो लिखा है ना खाली वो फॉर्मूला 5 पॉइंट में बताओ और आरओई निकाल के मुझे बताना कितना आ रहा है। बताना मुझे खाली कैलकुलेट करके आरओई कितना आ रहा है बस, परसेंट में आएगा ना आरओई, तो सही से बताना बेटा, शांति से कैलकुलेट करके, सिंपल है तो एक एक फॉर्मूला को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग पैट अपॉन टोटल इक्विटी करके बता दो मुझे, सॉल्व करने के लिए ड्यू पॉइंट बताया था, यहाँ पे कंपैरिजन था नहीं, समझ गए, पैट अपॉन टोटल इक्विटी करके बता सकते हो, सिंपल सी बात है, यानी सर 1650 डिवाइडेड बाय 4100, ये आंसर कुछ आएगा। फोर्टी पॉइंट टू फोर करके कुछ आ रहा है मेरा, करेक्ट ना, 40.24%, लिख देना वहां पे आरओ इज इक्वल टू 40.24%, समझा ये चीज, 40.24%, फाइनल आंसर आया मेरा 40.24%, 40.24%। कुछ डाउट है किसी को ये वाले समय तो पूछेंगे अभी, क्लियर है पक्का, जो एडिशन वाला पार्ट किया ऊपर वाला वर्किंग किया यानी कि मैं उल्टा चला गया, वो वर्किंग समझ में आया तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।